So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this video is part number 4 of chapter Human Health and Diseases. Okay? Yes, just a minute. Yes. This video is part 4 of chapter Human Health and Diseases. ठीक है, अभी तक की अगर बात कर लें, ठीक है, एक शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग काफी कुछ इस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर किया था। उसके बाद में फिर हमने जो है बात की थी कि हेल्थ किन किन फैक्टर्स की वजह से इन्फेक्ट होती है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, डिजीज क्या होते हैं, उसकी बात की थी। फिर कॉमन डिजीजेस के अंदर हमने बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा, न्यूमोनिया के बारे में पढ़ा। वायरल डिसीजेस में हमने कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ा। प्रोटोजोन डिसीज के अंदर हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को भी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने प्रोटोजोन डिजीज में अमीबियासिस को भी डिस्कस किया। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने कुछ हेलमिंथिक डिसीजेस के बारे में बात की, जिसमें हमने एस्कैरियासिस और फिलारियासिस के बारे में बात की। फंगल डिजीज में हमने रिंगवॉर्म को कवर किया था। तो ये करने के बाद फिर हमने जाना था कि हेल्थ को हम लोग किस तरीके से, क्या बेसिकली हम लोग किस तरीके से डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, उस चीज को लेके हमने बात की थी। एंड फिर हमने इम्यूनिटी से स्टार्ट किया था। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा था इम्यूनिटी होती क्या है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनके भी बेसिक इंट्रोडक्शन को, या आई वुड से कि हमने काफी डिटेल में कवर किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप एक बार उस वीडियो को देख लो। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनेट इम्यूनिटी की बात की थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात की थी। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात की थी। ठीक है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या बात की थी, मैं उसको एक बार और दोबारा से आपको समराइज करा देती हूँ। एक एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल होता है, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर चार पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर चार पेप्टाइड चेन्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जिनमें से दो लाइट चेन होती है एंड दो जो है वो हैवी चेन्स होती है। ठीक है, मेरी राइटिंग बीच बीच में गंदी हो जाती है। ठीक है, बट आई वुड से, ठीक है, तो जहां पे आपको नहीं समझ में आए वहां पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। आई वुड क्लियर इट। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या होती है, इट इज वाई शेप। ठीक है, एंटीबॉडी का जो बेसिक शेप होता है दैट इज वाई शेप। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम को आप लोग देखो, ठीक है, इस डायग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दो तो लाइट चेन्स दिखाई हुई है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसको मैं 1L और 2L कर देती हूँ। ठीक है, एंड ये जो है ये दोनों क्या है, ये हैवी चेन्स आपको दिखाई। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई है, बेसिकली हैवी चेन्स दिखाई हुई है। ठीक है, जो हैवी चेन्स होती है ये क्या होती है, लॉन्गर इन साइज होती है। ठीक है, हैवी चेन्स क्या होती है, लॉन्गर इन साइज होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, बेसिकली दीज आर जॉइंट टुगेदर। ठीक है, दीज आर बेसिकली जॉइंट टुगेदर। ये क्या होती है, बेसिकली जॉइन होती है एक दूसरे से। ठीक है, लाइट चेन्स की अगर बात की जाए तो लाइट चेन्स क्या होती है, दीज आर बेसिकली स्मॉलर इन साइज। ठीक है, अब ये स्मॉलर इन साइज है। ठीक है, ये आपको जो दिखाई हुई है ना इधर, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये लाइट चेन्स यहाँ पे दिखाई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई हुई है, लाइट चेन्स दिखाई हुई है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लाइट चेन्स एंड हैवी चेन्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, H2L2 जो है वो एंटीबॉडी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टू हैवी एंड टू लाइट, जो है बेसिकली H2 और L2 को दिखाता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के अंदर IgA, IgM, IgE एंड IgG जो है वो बेसिकली इंक्लूडेड होता है। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, तो इनकी वजह से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इनकी वजह से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज। अब देखो यार, हम ना ऑलरेडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में दोबारा से उसके ऊपर नहीं जाऊंगी। तो आप उसको एक बार लास्ट वीडियो के अंदर से समझ सकते हो। अब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के अंदर हमने बात की थी कि दो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होते हैं। ठीक है, वन इज एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड द सेकेंड वन इज सेल मीडिएटेड। ठीक है, एक क्या होगा, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड कौन से वाला होगा, जो एंटीबॉडी की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। एंड एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी,
ठीक है, क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, वो क्या होते हैं बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मीडिएट करने के लिए टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपको नजर आ रही है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपको नजर आ रही है। ये ब्लू कलर की जो साइट्स आपको है, ठीक है, बेसिकली ये जो है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट्स क्या होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स क्या होती है बेसिकली प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो वाई आर्म्स होती है ना उनके टिप पे प्रेजेंट होती है। वाई आर्म जो आपको यहाँ पे वाई आर्म दिखाई दे रही है ना, उसके टिप पे क्या होती है बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। एंड ईच एंटीबॉडी हैज टू एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ईच एंटीबॉडी हैज टू एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, एक एंटीबॉडी के पास में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, एक ये रही और एक ये। ठीक है, तो इतनी बात हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है, मैं चाहती हूँ आपको डायग्राम बहुत अच्छे से तरीके से क्लियर हो। अब ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है ना, यही बेसिकली क्या करती है, यहीं पे एंटीजन बाइंड करता है, इसीलिए तो इनका नाम है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली जो एंटीजन होता है वो यहाँ पे बाइंड करता है। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली देखो, आपको यहाँ पे मैंने बोला था कि जो हैवी चेन्स होती है कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने आपको बोला था हैवी चेन्स कनेक्टेड है। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हैवी चेन्स लाइट चेन्स के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको एस एस दिख रहा है ना, ये जो एस एस आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका क्या मतलब है, क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेसिकली, यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो डाई सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों हैवी चेन्स को भी ज्वाइन करते हैं एंड एक हैवी चेन और लाइट चेन को भी ज्वाइन। ठीक है, हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी प्रेजेंट है। ठीक है, हैवी चेन्स और हैवी चेन्स के बीच में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या करते हैं, ये वाई शेप स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प। ठीक है, क्या करते हैं बेसिकली जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है ना इसको मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अब एन टर्मिनल कहाँ होता है, टॉप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एन टर्मिनल जो है, देखो इसको एक काम करते हैं, एंड टर्मिनल जो है वो टॉप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो सी टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ पे दे देखो ये, हाँ ये इधर शो किया हुआ आपको, दिस इज द एंड टर्मिनल। ठीक है, एंड दिस इज द सी टर्मिनल। हैवी चेन के बॉटम पे प्रेजेंट होता है सी टर्मिनल। ठीक है, और एंटीजन बाइंडिंग साइट के टॉप पे प्रेजेंट होता है एन टर्मिनल। ठीक है, हैवी चेन्स के बेस पे क्या प्रेजेंट होगा, सी टर्मिनल, और जो आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसके टॉप पे प्रेजेंट होता है एन टर्मिनल। ठीक है, उस पे क्या प्रेजेंट होता है बेसिकली एन टर्मिनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है कि इस डायग्राम में ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा होगा जो आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, हमने डायग्राम काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है ना तो अपने डाउट्स को प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नाउ वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर और किडनी फेल टू फंक्शन satisfactorily, transplantation from a suitable donor, okay, transplantation from a suitable donor is the only remedy to enable the patient to live a normal life। अब देखो कई बार क्या होता है, जस्ट अ मिनट, यस, कई बार क्या होता है ना, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो ड्यू टू सम डिजीज और ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटी या कई बारी कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से, काफी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कई बार ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना इनकी जो फंक्शनिंग है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है,
फंक्शनिंग डैमेज होने का क्या मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि ये प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, प्रॉपरली फंक्शन करना ये क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जो सिवियर केसेस होते हैं उन केसेस के अंदर अगर पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, ठीक है, लेट्स से अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उनकी जो है किसी रीजन की वजह से एक किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, एक किडनी किसी ह्यूमन बीइंग की फेल हो जाती है, ठीक है, एंड उस चीज को, ठीक है, जब भी फेलियर हो जाता है किसी ऑर्गन का, तो उस टाइम पे ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, एक हेल्दी डोनर से, ठीक है, एक हेल्दी डोनर से या एक हेल्दी और डोनर का ऑर्गन, आई वुड से, ये देखो मैं एक और टर्म यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ सुटेबल डोनर है ना, एक कंपैटिबल हेल्दी डोनर से वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, वो जो डिजीज्ड ह्यूमन बींग होता है या जिनके ऑर्गन फेल हो गए हैं उनके अंदर ट्रांसप्लांट, ठीक है। यानी कि अगर किसी की किडनी लेट से फेल हो जाती है, ठीक है, लेट से मेरी किडनी फेल हो जाती है, मेरी एक किडनी जो है ना, इट फेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली, तो उस केस में क्या किया जाएगा, एक कंपैटिबल डोनर ढूंढा जाएगा, ठीक है। अब उस कंपैटिबल डोनर की एक किडनी जो है वो मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी डोनर से आप क्या कर सकते हो कि अच्छा किडनी खराब होगी, लेट से मेरी किडनी खराब है और मैं बोल रही हूँ किसी की भी किडनी मिल जाए मेरे अंदर डाल दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे ना कुछ रिजेक्शन रिएक्शन चलने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो इन केसेस के अंदर भी चलती है, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। बट अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस केस में ना ट्रांसप्लांटेशन जो है वो लास्ट मीन्स बच जाता है, ताकि वो जो ह्यूमन बींग है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, ठीक है। द ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम एनी, मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि किसी से भी मैं अगर मुझे किडनी चाहिए तो ऐसा नहीं है मैं किसी से भी किडनी ले लूंगी कि अच्छा मिल रही है तो दे दूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, another primate or any human beings cannot be made since the grafts would be rejected sooner or later, ठीक है। अब ये जो ग्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ह्यूमन बींग, किसी भी एनिमल या किसी भी अदर प्राइमेट से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली बना सकते हो। उसका रीजन क्या होता है कि ये जो ग्राफ्ट्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, हमारी बॉडी जो है आज नहीं तो कल उनको रिजेक्ट कर दी, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी बेसिकली उनको आज नहीं तो कल उनको रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, टिश्यू मैचिंग, ठीक है, यानी कि टिश्यू मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक है, यानी कि जो डोनर है और जो एक्सेप्टर है या जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है जिनको किडनी चाहिए, यानी कि अगर मुझे किडनी चाहिए और किसी और से चाहिए तो उस डोनर के साथ में ब्लड ग्रुप भी मैच किया जाता है, टिश्यू मैच किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं बिफोर ट्रांसप्लांटेशन इज कैरिड आउट, ठीक है। और भी ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स लिए जाते हैं, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस में से एक है, ठीक है। दे आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, ठीक है, यानी कि किसी भी ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन से पहले ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल हिज हर लाइफ टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बोला था ना। क्या होता है बेसिकली, देखो आपकी बॉडी के अंदर देखा जाए तो एक फॉरेन ऑर्गन डाला गया, ठीक है। लेट्स से मुझे किडनी चाहिए थी तो वो जो किडनी आई है दूसरे डोनर से आई है ना, मेरी अपनी किडनी तो नहीं थी ना। तो उस केस के अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर रिजेक्शन रिएक्शंस ना अकर हो हमारी बॉडी में, इसके लिए जो पेशेंट होते हैं, यानी अगर मेरी किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो मुझे हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो बेसिकली लेते रहने पड़ेंगे, ठीक है, वरना वहां पे रिजेक्शन रिएक्शंस कैरी होंगी और हमारी बॉडी जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। Now, the body is able to differentiate self and non-self, and the cell-mediated immune response is responsible for graft rejection. Now, this is very very important. अब हमारी जो बॉडी है ना बहुत स्मार्ट होती है, ठीक है, आप लोग स्मार्ट हैं, आपकी बॉडी भी बहुत स्मार्ट होती है। हमारी बॉडी को पता होता है सेल्फ क्या है और नॉन सेल्फ क्या है,
ठीक है। यानी कि जब भी कोई फॉरेन ऑर्गन आ रहा है, ठीक है, यार एक एग्जांपल लो ना, अगर कोई फॉरेन पैथोजन भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, अगर कोई फॉरेन पैथोजन भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वहां पे इमिडिएटली क्या होते हैं, बेसिकली कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेज जो बेसिकली होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हमारी बॉडी कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देती है। तो कुछ सोच के देखो कि अगर कोई ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर डाला जा रहा है या ऑर्गन कोई ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उस केस के अंदर क्या हमारी बॉडी को नहीं पता चलेगा कि ये जो है बेसिकली कोई फॉरेन ऑर्गन है, या इट इट इज अ सेल्फ टिश्यू, वो चीजें पता नहीं चलेंगी। तो हमारी बॉडी उन चीजों में डिफरेंशिएट कर पाती है, ठीक है। और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर ग्राफ्ट रिजेक्ट होते हैं तो उसके पीछे जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम लोग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करें। नाउ व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbes or some other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is known as active immunity. अब ध्यान से सुनो, जब भी कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है, जब भी कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस, ठीक है, उनका किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ में एक्सपोजर होता है। अब वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकते हैं, कोई अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, विच मे बी हार्मफुल, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, वहां पे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन वहां पे अकर करते हैं, ठीक है। कहाँ पे अकर करता है, होस्ट बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली जब होस्ट बॉडी एक नए एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो रही है या एंटीजन से एक्सपोज हो रही है, तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो भी होस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो इम्यूनिटी होती है, जहां पे एंटीजन से होस्ट एक्सपोज हुआ एंड वहां पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, इसे बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। दिस इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अब ये जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, एंड कब प्रोड्यूस कर रही है, जब एंटीजन के साथ में एक्सपोजर हुआ। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ना, इट इज स्लो। ये जो इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में यहाँ पर टाइम, ठीक है। Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organisms for gaining access into body during natural infection induce active immunity. Now, अब क्या होता है, बेसिकली इम्यूनाइजेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इम्यूनाइजेशन जो है बेसिकली, या फिर अगर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट जब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, या फिर इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान हम लोग जब माइक्रोब्स इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस एजेंट्स गेनिंग एक्सेस इनटू आवर बॉडी, ठीक है, जब उनको हमारी बॉडी से एक्सेस मिलता है, ठीक है, ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान ये सब चीज हो रही है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता समझने में, इसको एक बार ध्यान से एक बार ही फिर समझ, देख, ध्यान से समझो। Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into our body during natural infection causes induce active immunity. अब ये एक्टिव इम्यूनिटी कब एक्टिवेट होगी या इंड्यूस होगी, जब क्या किया जाता है बेसिकली, कुछ माइक्रोब जो है वो या तो इम्यूनाइजेशन के दौरान इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इन्फेक्शियस एजेंट या कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो उस केस के अंदर वहां पे क्या होता है बेसिकली, और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, तो उस केस में क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। When ready-made antibodies are given directly to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity. Now this is very very important. जब रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, ठीक है, जब इंस्टेंट आपको जो है बेसिकली इंस्टेंटली एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट की जा रही है, ठीक है, या प्रोवाइड की जा रही है,
ठीक है, अब वो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है उन एंटीबॉडीज को, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही थी, इस केस में रेडीमेड एंटीबॉडीज जो ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज होती है, जब वो हमारी बॉडी को दी जाती है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, उसी को हम लोग पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि वहां पे एक्टिवली वो काम नहीं हो रहा है या हमारी बॉडी उसको नहीं कर रही है, वो करवाया जा रहा है, या हमारी बॉडी को वो क्या बेसिकली वो इम्यूनिटी या फिर वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी essential फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम, नाउ दिस इज वेरी, जो मदर्स मिल्क होता है, ठीक है, जो मदर्स मिल्क होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनको बोला जाता है ना कि कुछ टाइम पीरियड तक उनको जो है वो बेसिकली मदर्स मिल्क जो है वो फीड कराया जाना चाहिए। ठीक है, वो क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो मदर्स मिल्क होता है ना, उसके अंदर एक येलोइश फ्लूइड जिसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है वो प्रेजेंट होता है, एंड इट इज सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन के दौरान इनिशियल डेज पे ये जो कोलोस्ट्रम है या ये जो येलोइश फ्लूइड है, ये मदर के थ्रू सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, मदर के थ्रू यहाँ पे सीक्रेट होता है। ठीक है, एंड इट हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज। अब ये ना बहुत बार पूछा हुआ है नीट के अंदर कि ये जो कोलोस्ट्रम होता है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज टाइप प्रेजेंट होती है, तो जो आईजीए टाइप की एंटीबॉडीज होती है वो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, आपको याद। अब ये जो आईजीए होती है ना, ये बेसिकली क्या करती है, ये जो इन्फेंट होता है ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसीलिए बोला जाता है कि इनिशियल डेज पे लैक्टेशन, यानी कि ये जो लैक्टेशन बेसिकली लैक्टेशन का जो प्रोसेस है वो होना बहुत जरूरी होता है, या जो ये मदर्स मिल्क होता है ना, ये बेबी को या जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है उनको फीड कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी जो फीटस होता है, इट रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर। ठीक है, यानी कि कुछ एंटीबॉडीज मदर की बॉडी से या मदर के थ्रू क्या होती है, बेसिकली इन्फेंट उनको रिसीव करता है, इन्फेंट के अंदर वो एंटीबॉडीज जो है वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने ये इम्यूनिटी वाले सेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की अब हम लोग बात यहाँ पे करें। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। दिस इज वेरी वेरी, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, वो तो प्रिंसिपल क्या होता है, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। प्रिंसिपल होता है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, जिनको वैक्सीन बोला जाता है, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बेसिकली वैक्सीनेशन के दौरान, यानी कि जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैरी किया जाता है, तो कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं, पैथोजन के कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं, या फिर कुछ वीकेंड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन, वो पैथोजन जो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लग रहा हो, बट जब आप लोग पूरा समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी सुन, एंटीजेनिक प्रोटीन जो होते हैं पैथोजन के, पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर इनएक्टिवेटेड या वीकेंड फॉर्म जो होती है पैथोजन की, उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, the antibodies produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection। अब आपको समझ में आएगा क्या होता है, जो एंटीबॉडीज, अब क्या किया गया, वैक्सीन के थ्रू क्या करवाया गया, ये जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म थी पैथोजन की उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया गया या बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया। अब क्या होता है, इन एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, एंटीजन तो एंटर हो गए ना, चाहे एक्टिवेटेड फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, अब इन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस।
ठीक है। इन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीजन को एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। अब जब ये एंटीबॉडीज इन एंटीजेंस को लेके या इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो उस केस में क्या होता है, जब एक्चुअल इन्फेक्शन जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है, तो उस टाइम पे जो पैथोजेनिक एजेंट्स हैं उस टाइम पे जो पैथोजेनिक एजेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। क्यों न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में उन पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुकी है। तो यानी कि जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा उस केस में वो जो पैथोजेनिक एजेंट्स अभी एंटर हुए हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उनका जो इफेक्ट है वो वहां पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी। अभी जो वैक्सीन होती है ना, दे ऑल्सो जनरेट मेमोरी। दिस इज वेरी वेरी, ठीक है। बी एंड टी सेल्स that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, दे रिकॉग्नाइज द पैथोजन। अब देखो, मान लो कि मेरे को, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, मान लो मुझे ब्लड इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हो रहा है मेरे को सेम एंटीजन, ठीक है, या सेम पैथोजन का मेरे को सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हो रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, ये जो बी और टी सेल्स होते हैं ना, ये उनको क्विकली रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। अभी क्या करेंगे, उस पैथोजन को क्विकली रिकॉग्नाइज करेंगे जैसे ही एक्सपोजर होगा, एंड वहां पे मैसिव अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है। तो जब वहां पे मैसिव अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उनका जो इफेक्ट हो जाएगा वो न्यूट्रलाइज, उनका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है वहां पर, प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी को वहां पे क्या मिलती है, प्रोटेक्शन। ठीक है। Now, if a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin। ठीक है। अब एंटीटॉक्सिन क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। एंटीटॉक्सिन इज अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। अब देखो क्या होता है, कई बारी मान लो कि किसी को जो है वो काफी डेडली इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या काफी डेडली जो माइक्रोब्स हैं उनके थ्रू कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्फेक्ट हो गया। अब डेडली के अंदर यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया हुआ है, टेटनस का। ठीक है। इसलिए बोला भी जाता है ना कि अगर किसी को कोई जो है बेसिकली कुछ चोट वगैरह लग जाए या कुछ लोहा वगैरह कई बार लग जाता है, तो बोला जाता है ना टेटनस का इंजेक्शन जरूर ले लेना। तो इसीलिए बोला जाता है। अब उस केस में क्या किया जाता है, जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, यानी यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है, जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है या जो एंटीटॉक्सिन है, वो क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ठीक है। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। यानी कि जो टॉक्सिन है ना, इसके अगेंस्ट वहां पर एंटीबॉडीज जिस प्रिपरेशन के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग एंटीटॉक्सिन बोलते हैं, है ना। एंटी यानी कि अगेंस्ट, टॉक्सिन मीन्स टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि जो टॉक्सिन के अगेंस्ट जो बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है या जिसके अंदर प्रेजेंट है, उसको एंटीटॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है। Even in case of snake bites, the injection which is given to the patient contain preformed antibodies against the snake venom। अगर किसी को सांप जो है वो डस लेता है, तो उस केस के अंदर भी उसको इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स दिया जाता है। वहां पे ये नहीं वेट किया जाता कि अच्छा ठीक है रुक जाते हैं, अगर किसी को भी सांप काट गया है तो अभी वेट करते हैं इनकी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज, तब कुछ होगा। अब इतने में अगर सामने वाले इंसान को कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स की जब जरूरत होती है, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स की जब जरूरत होती है ना, तो उस केस के अंदर ये जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। Recombinant DNA technology or RDT has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast। ठीक है। अब जो आरडीटी होती है ना, ठीक है, आरडीटी के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। जब आप लोग अपनी हायर स्टडीज करेंगे तो आप और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनकी वजह से भी क्या होने लग गया है, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है।
ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, यानी बैक्टीरिया यीस्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं पैथोजेंस के, उनको बैक्टीरिया यीस्ट के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। Vaccines produced using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization। ठीक है। अब इस तरीके से जब वहां पर क्या किया जाता है, वैक्सीन प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहां पे एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। ठीक है। एंड एक ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है फॉर दिस प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन टू। ओके। एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ हमने वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को भी यहाँ पे कंप्लीट कर। ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एलर्जीज। अब हम लोग बात करेंगे एलर्जीज के बारे में। ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना, सम पीपल आर एलर्जिक टू मिल्क। ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, मान लो आप किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हो, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग जब गार्डन्स में जाते हैं जहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे फूल जो है वो उगे हुए हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, कई बार उनको ना जाते ही वहां पे स्नीजिंग होने लग जाती है, या उनको बहुत अजीब सा होने लग जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है वो कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, बेसिकली पॉलन्स अवेलेबल होते हैं। कई लोगों को ना पॉलन से भी एलर्जी होती है। ठीक है। तो ऐसे कई बार क्या होता है, हम लोग जो है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेके, या ह्यूमंस की जो बॉडी है या ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की ऑब्वियसली डिफरेंट सेंसिटिविटी लेवल्स होते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों की बॉडी जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों की कम सेंसिटिव होती है। बट कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ चीजों को लेके बहुत, हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है, एंड जब उस पर्टिकुलर चीज को लेके जिससे हमारी बॉडी सेंसिटिव है, जब उस चीज का एक्सपोजर हमारी बॉडी को मिलता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ अजीब रिएक्शंस हुए। वो जो रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को हम लोग एलर्जी का नाम। ठीक है। उन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेसिकली एलर्जी का नाम देते हैं। समझो एक बार, when we go to a new place we suddenly start sneezing and wheezing for no explained reason, ये मैं बता चुकी हूँ। when we go away, अब जैसे ही वहां से बाहर निकलेंगे ना, वो सडनली ठीक हो जाते हैं। ठीक है। some of us are sensitive to some particles in the environment। ठीक है। The above mentioned reactions could be because of allergy to pollen, mites, etc., which are different in different places। अब ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। The exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is known as allergy। यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट सम एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, उस प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को हम लोग एलर्जी का नाम देते हैं। ठीक है। उसको हम लोग एलर्जी का नाम। ठीक है। द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर नोन एज एलर्जेंस। ठीक है। अब मान लो कि मेरे को पॉलन एलर्जी है, लेट्स से मेरे को पॉलन एलर्जी है, जहां पे भी पॉलन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट होगी मेरे को छींके आनी स्टार्ट। तो अब मुझे छींके किसके अगेंस्ट, यानी ये जो स्नीजिंग वाला रिस्पॉन्स मेरी बॉडी ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, किसके अगेंस्ट किया, वो किया इन पॉलन्स के अगेंस्ट। तो ये पॉलन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये एलर्जेंस हो जाएंगे। ये पॉलन्स क्या हो जाएंगे, ये एलर्जेंस हो जाएंगे। ठीक है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस केस के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, दे आर ऑफ आईजीई टाइप। आईजीई टाइप की एंटीबॉडीज इस केस के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स एंड डस्ट, पॉलन, एनिमल्स डैंडर, एनिमल डैंडर एक्सेट्रा। ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। Symptoms of allergic reaction include sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing। ठीक है। छींके आने लग जाएंगी, आंखों से पानी आने लग जाएगा। ठीक है। रनिंग नोज, ठीक है, एकदम से आपको जो है ऐसा फील हो जाएगा कि मेरे को कोल्ड तो नहीं हो गया है ना, नाक में से पानी बहने लग जाएगा। ठीक है। या फिर क्या होता है, बेसिकली सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलर्जी होती क्यों है, क्योंकि जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं, वहां से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज। ठीक है। हिस्टामिन या फिर सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। नाउ फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन इज स्टडी। ठीक है। मान लो डॉक्टर्स को नहीं समझ में आ रहा,
ठीक है, कई बार तो क्या होता है ना, हम मान लो मैं किसी नए एनवायरनमेंट में गई, और उस पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट में मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे, या मेरी बॉडी में कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं समझ जाऊंगी कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है। या मान लो कि जब भी मैं दूध कंज्यूम करती हूँ, जब भी मैं दूध पीती हूँ, मिल्क कंज्यूम करती हूँ, तो मेरे को जो है बेसिकली लेट से लूज मोशंस होने स्टार्ट हो जाते, तो मुझे पता है कि यार ये जो मिल्क है ना, ये इसकी इससे मेरे को एलर्जी। ठीक है, ये जो है ना, ये कुछ ऐसा फैक्टर है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। अब मान लो नहीं पता चल पा रहा है, तो उस केस के अंदर एलर्जी का कॉज पता लगाने के लिए पेशेंट्स को क्या किया जाता है, वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, ठीक है, कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं, उनकी बहुत स्मॉल डोजेस के साथ में एक्सपोज किया जाता है, और रिएक्शन स्टडी किए जाते हैं। ऑब्वियसली जिस केस में रिएक्शन होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज से उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को एलर्जी है और बाकी उसे नहीं है, तो इस तरीके से वहां पर स्टडी किया जाता है। अब ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता जितना आपको लग रहा है, ठीक है, सुनने में ऑब्वियसली ये काफी एक अच्छा खासा प्रोसीजर जो है वो कैरी किया जाए। ठीक है, द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, adrenaline, and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. Okay, now modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity of the environment. This could be because of the protected environment provided in early life. अभी एक पॉइंट एनसीईआरटी ने बोला है कि जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज तक ही सिर्फ ये एलर्जी या पॉल्यूशन जो है, या ये जो एनवायरनमेंट की चेंजेस है, वो अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरियाज के अंदर आजकल हमारी बॉडीज इतनी सेंसिटिव हो गई हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को छोटी एज के अंदर ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। ठीक है, इनको कुछ पर्टिकुलर चीजों से ना छोटी एज में एलर्जी जो है वो प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे मुझे मिल्क से एलर्जी है, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को होती है, डॉक्टर्स बोल देते हैं नहीं आपने इनको मिल्क नहीं देना। ठीक है, अब अगर देखा जाए अर्ली एज में तो मिल्क बहुत जरूरी होता है। तो अब कई बार क्या होता है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जो मिलता है अर्ली लाइफ के अंदर, ठीक है, पहले क्या होता था ना, लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड रहते थे एनवायरनमेंट से। आजकल क्या होने लग गया ना, प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा रहता है बच्चे को लेके। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर पॉसिबल रीजन यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला है कि ये भी हो सकता है एलर्जीज का। ठीक है, और ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जो पॉल्यूशन वगैरह है, वो तो एक रीजन है ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एलर्जी को लेके एनसीईआरटी ने बात की हुई है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर विच इज ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी तक हम लोग आज करेंगे, फिर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं। ठीक है, अब देखो यार, ये ना चैप्टर बहुत बड़ा है एंड हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, या हमको चीजें अच्छे तरीके से डिटेल में कवर करनी पड़ेगी। कई बारी बीच में वीडियोस नहीं आ पाती, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट होके आप लोग की वीडियोस लाऊं, एंड ऑब्वियसली हमें सिलेबस तो कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organism from self. अभी जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, ये हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर किस पर्टिकुलर एबिलिटी के बेसिस पे आई, या किस पर्टिकुलर बेसिस पे इवॉल्व हुई, बेसिकली सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट कर पाने की एबिलिटी की वजह से। ठीक है, जब हमारी बॉडी को पता होता है कि नहीं यार ये पैथोजन है, या ये कुछ फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, और ये हमारा सेल्फ सेल है, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ, बेसिकली मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व। ठीक है, while we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understand। अब इसका कोई प्रॉपर बेसिस अभी तक भी साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया है, आप अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी, बट हम लोग कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज को या कुछ पर्टिकुलर दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, या उनको लेके हम लोग इन चीजों को जस्टिफाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेन्स। अब ऑब्वियसली यार इतने टाइम से हम लोग यही बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, या वो उनको क्या कर सकते हैं, बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं अपने सेल्फ सेल्स या सेल्फ ऑर्गन्स से। ठीक है,
तो ये एक जो है बेसिकली पर्टिकुलर क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है, या एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। अब जितनी भी या जितना भी मेजोरिटी काम चल रहा है वो इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएशन हो पाए। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स। अब कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है ड्यू टू जेनेटिक रीजंस या कई बार कुछ अननोन रीजंस की वजह से हमारी बॉडी सेल्फ सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, यानी कि अपने ही ऑर्गन्स या अपने ही सेल्स को नुकसान करना स्टार्ट कर देती है। अब इस केस के अंदर क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन डैमेज। इसकी वजह से हमारी बॉडी में डैमेज होता है एंड इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। दिस इज वेरी वेरी, इसको क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज। जब हमारा अपना ही बॉडी क्या कर रहा है, हमारे ही सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे फिर वो जेनेटिक रीजन है या कोई और रीजन है, तो उस केस के अंदर वहां पे क्या होता है, बेसिकली जो डैमेज कॉज होता है वो बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। Rheumatoid arthritis, which affect many people in our society, is an autoimmune disease. Very, very important point. ऑटो इम्यून डिजीज का यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल लिया है दैट इज यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अब ये काफी लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इम्यून सिस्टम इन आर बॉडी, इसको भी हम लोग रैप अप कर लेते हैं। ठीक है, चलो। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, cells and soluble molecules such as antibodies. Immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigen, responds to these and remembers them. देख रहे हो ये लाइन एनसीईआरटी कितनी बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अभी हमें पता चल चुका है, अभी तक है ना, हमें पता चल चुका है ना अभी तक ये चीजें, एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर भी इम्यून रिस्पॉन्स रोल प्ले कर रहा है, ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर भी कर रहा है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी। ठीक है, अब लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर बात की जाए, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। अब जहां पर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट करते हैं, मेच्योर करते हैं एंड प्रोलिफरेट यानी कि डिवाइड करते हैं, उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को लिम्फोइड ऑर्गन्स बोला जाता है। उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स बोला जाता है। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, अच्छा इसको ना मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नोट्स होंगे ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा चलो। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। Where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes। अब यहाँ पर क्या होता है, जो immature lymphocytes होते हैं वो एंटीजन सेंसिटिव lymphocytes के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर मैच्योरेशन द lymphocytes माइग्रेट टू सेकेंडरी lymphoid organs। अब जब ये मैच्योरेशन हो गया है lymphocytes, ठीक है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है उनका मैच्योरेशन हो गया, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में माइग्रेट कर जाएंगे। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से इनको याद रखना, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स with the antigen which then proliferate to become effector cells। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है ये क्या कर रहे हैं, दे प्रोवाइड द साइट्स, यानी कि एक साइट प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, एंड उसके बाद में वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करके इफेक्टर सेल्स बन जाए। ठीक है, तो ये हुई बात यहाँ पे अभी, किसकी बात हुई, लिम्फोइड ऑर्गन्स की। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी की। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर ले, बोन मैरो और थाइमस को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। Bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced. Very very important। ठीक है, बोन मैरो क्या, इट इज द मेन lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced। यानी कि यहीं पे क्या हो रहा है,
जो में ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और लिम्फोसाइट्स भी यहीं पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा रुको, इसको ना दूसरे से हाईलाइट कर देते हैं। इससे कर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट होंगे, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। हार्ट के पास, ब्रेस्ट बोन के बीनीथ प्रेजेंट होगा। थाइमस इज क्वाइट लार्जर एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब ह्यूमंस पैदा होते हैं, जब इंसान पैदा होता है तो थाइमस का साइज काफी बड़ा होता है। बट विद एज, ठीक है, एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड, तो ये जो थाइमस होता है ये क्या, एक तो इसका साइज रिड्यूस होता रहता है, एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड वो काफी स्मॉल साइज का हो जाता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocytes। अभी जो बोन मैरो और थाइमस होते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट और मेचुरेशन के, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने एक काफी अच्छा खासा पोर्शन आज की इस वीडियो के अंदर कवर कर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। वी विल मीट you with the next interesting video. Till then, keep learning.